हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के सितंबर 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर करा रहे हैं। ये वीडियो इस मैगजीन का दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने आर्थिकी तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहां पर खोला गया है? मॉरिशस में। मॉरिशस के ग्रैंड बोइस में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। भारत ताइवान जैविक उत्पाद हेतु पहला द्विपक्षीय समझौता। नई दिल्ली में ताइवान के साथ व्यापार पर 9वें कार्यकारी समूह की बैठक के दौरान जैविक उत्पादों के लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट को लागू किया गया। कहां पर ये भारत ताइवान के बीच जो 9वें कार्यकारी समूह की बैठक हुई थी, कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में। आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल, और ऐसा करने वाला यह 10वां अफ्रीकी देश हो गया। कौन सा देश? आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल। संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय, जिसे ट्रांस बाउंड्री जलमार्गों, अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर अभिसमय के रूप में जाना जाता है। 1992 में हेलेंसिकी फिनलैंड में अपनाया गया था और 1996 में यह लागू हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा, जो कि संपन्न हुई थी 8 से 9 जुलाई को। रूस यूक्रेन के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की और रूसी राष्ट्रपति के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक थी। 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? मॉस्को में। भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने पर सहमति जताई। रोसाटॉम पेविलियन में भारत के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त VVER 1000 रिएक्टर का एक मॉडल एटॉमिक सिम्फनी भी प्रदर्शित किया गया। डिक सूफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री। डिक सूफ, इन्होंने मार्क रूटे, जो कि 2010 से 2024 तक नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे, उनका स्थान लिया। मसूद पेजेशकियन ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया। डेनमार्क पशुपालन पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके तहत 2030 से मवेशियों और सुअरों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन पर 300 क्रेनर लगभग $43 प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष CO2e की दर से कर लगाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र लंदन स्थित IMO मुख्यालय में हाइब्रिड भागीदारी के साथ यह जो है आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र। बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव रामचंद्रन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सत्र में भाग लिया। उर्सुला वान डेर लीयेन दूसरी बार 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष दूसरी बार इन्हें चुना गया। उर्सुला वान डेर लीयेन ये जो है 2019 से आयोग की अध्यक्ष हैं। अटल इनोवेशन मिशन और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मध्य आशय पत्र पर हस्ताक्षर। वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा हेतु कार्यक्रम विकसित करने के लिए दिशा में यह जो है हस्ताक्षर किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना 2016 में की गई थी नीति आयोग के तहत। वाइपो 1967 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा, कहां पर यह इलेक्ट्रिक अब्रा जो है निर्मित की गई है? दुबई में। इलेक्ट्रिक अब्रा क्या होता है? लकड़ी की बनी एक पारंपरिक नाव होती है। इसका जो है परीक्षण संचालन शुरू किया गया दुबई में। नई दिल्ली में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट, यह जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई 11 से 12 जुलाई के मध्य। रिट्रीट यानी बैठक की मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई। यह भारत द्वारा आयोजित पहली रिट्रीट थी। इसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड की विदेश मंत्रियों के साथ साथ श्रीलंका के राज्य मंत्री और नेपाल के विदेश सचिव ने भाग लिया। थाईलैंड ने 2023 में बैंकॉक में पहले बिम्स्टेक रिट्रीट की मेजबानी की थी। विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म। 1 जुलाई को विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म को व्यवसाय के लिए खोल दिया गया। यह प्लेटफॉर्म बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी मीगा में स्थित है। इसका लक्ष्य 2030 तक वर्ल्ड बैंक ग्रुप की वार्षिक गारंटी को बढ़ाकर $20 मिलियन करना है। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। चीन द्वारा विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई गई। इसे सेट्रोवा 1.0 या
कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के रूप में भी जाना जाता है। इसका अनावरण चीन के किंगवाओ शहर में किया गया। इस ट्रेन को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ डिजाइन किया गया है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वार्षिक रूप से 130 टन की कमी आने की उम्मीद है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण। डीआरडीओ द्वारा यह परीक्षण किया गया। लक्ष्य मिसाइल को LC-4 धामरा से लॉन्च किया गया, जिससे भूम और समुद्र पर तैनात हथियार प्रणाली के रडार द्वारा पता लगाया गया और एडी इंटरसेप्टर प्रणाली को सक्रिय किया गया। चरण 2 एडी अंतर वायुमंडलीय मिसाइल को एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से LC-3 से लॉन्च किया गया। इस परीक्षण में 5000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव करने के देश की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन किया गया। उन्नत फ्रिगेट त्रिपुट का जलावतरण। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन 2 उन्नत फ्रिगेट में से पहले फ्रिगेट का जो है गोवा में जलावतरण किया गया। इसे क्या नाम दिया गया है? त्रिपुट। चंद्रमा की सतह में जल के अणु। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि चांगई 5 मिशन द्वारा लाए गए चंद्रमा के मिट्टी के नमूनों का अध्ययन कर रहे चीनी वैज्ञानिकों को चंद्रमा की मिट्टी में जल के अणु मिले हैं। फ्री क्लिनिकल नेटवर्किंग फैसिलिटी का उद्घाटन। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहां है? हरियाणा में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। महामारी तैयारी नवाचार संगठन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान। CEPA को नॉर्वे और भारत की सरकारों, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2017 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य उभरते संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकों के विकास में तेजी लाना और प्रकोप के दौरान लोगों को इन टीकों तक जो है समान पहुंच को सक्षम बनाना है। विश्व का पहला दोहरी टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र। विश्व का पहला दोहरी टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र चीन के गांसू प्रांत में। इस संयंत्र में 200 मीटर ऊंचा टावर है, जिनमें से प्रत्येक के चारों ओर लगभग 30,000 दर्पण है। 2 टावरों पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए एक दूसरे पर ओवरलैपिंग सर्कल बनाते हैं। यह केंद्रीय सूर्य का प्रकाश कोयला संयंत्र की तरह बिजली पैदा करने के लिए पानी को गर्म करता है। देश का स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर। देश का स्वदेशी हल्का टैंक, इसका नाम क्या है? जोरावर। डीआरडीओ द्वारा गुजरात के हजीरा में इसका अनावरण किया गया। इसे डीआरडीओ ने लार्सन एंड ट्रूब्रो के साथ मिलकर विकसित किया है। यह टैंक अधिक ऊंचाई वाले अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। जापान द्वारा डाइची 4 उपग्रह लॉन्च। जापान ने अपने नए फ्लैगशिप तीसरे H3 लॉन्च व्हीकल यानी H3F3 फ्लाइट नंबर 3 के माध्यम से उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह डाइची 4 लॉन्च किया। इसका उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए उन्नत पृथ्वी अवलोकन और मानचित्रण के लिए डेटा एकत्र करना है। कर्नाटक के मांड्या में 1600 टन लिथियम की पहचान। भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां लिथियम का महत्वपूर्ण भंडार है, जिनमें कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। हाल ही में कहां पर? कर्नाटक के मांड्या में 1600 टन लिथियम की पहचान की गई। WHO ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मे डेविस पेश किया। मे डेविस मेडिकल डिवाइस की जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के नामकरण को सरल बनाने में मदद करना भी है। इसमें विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्र में 2301 प्रकार के चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। आदित्य L1 ने अपनी पहली हेलो ऑर्बिट पूरी की। इसरो ने घोषणा की कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने सूर्य की पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो ऑर्बिट पूरी कर ली है। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 द्वारा 6 जनवरी 2024 को अपनी लक्षित हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। हेलो ऑर्बिट को पूरा करने के लिए आदित्य L1 को 178 दिन लगते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कर्नाटक के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में। यह जो है 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 8 तेंदुए हैं और यह जो है दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी भी है। भारतीय तेंदुओं की IUCN स्टेटस है वल्नरेबल यानी सुभेद्य। फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल 30 जून को कोलकाता में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल का शुभारंभ किया गया। BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर को मंत्रिमंडल की मंजूरी। BBNJ क्या है? राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र कानून अभिसमय यानी UN क्लॉज के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस समझौते पर भारत के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा।
यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री जैविक विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण और सतत उपयोग पर केंद्रित है। नए पौधे की प्रजाति फ्लेवगा कैंथस सुधांशु शेखरी। बीएसआई द्वारा पौधे की इस नई प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में स्थित ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का शुभारंभ 14 जुलाई को नीति आयोग ने आईआईएम बेंगलोर, स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया, कैलस्टॉट ड्राइव टू जीरो तथा WRI इंडिया के सहयोग से ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का शुभारंभ किया। इस अग्रणी हैकाथॉन का लक्ष्य भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है। इससे देश की गंभीर आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी। अगला है प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन। 4 से 7 जुलाई के मध्य नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन का उद्घाटन किया। केरल में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने हेतु मास्टर प्लान को मंजूरी। इस ब्लूप्रिंट में 3 वर्षों में क्रियान्वित की जा रही 17 रणनीतियों की रूपरेखा दी गई है। वायनाड में 2.6 किलोमीटर क्षेत्र सहित 6.6 किलोमीटर की वन सीमाओं पर मधुमक्खी की छत्ते की बाड़ लगाई जाएगी। नेक्स्ट है फिलीपींस हान एवं क्षति कोष बोर्ड की मेजबानी करेगा। जुलाई 2024 में संयुक्त राष्ट्र वार्ता के तहत बनाए गए हानि एवं क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी के लिए फिलीपींस को चुना गया है। यह वैश्विक तापन के प्रभाव से उबरने और पुनर्निर्माण के लिए देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। जून 2024 में विश्व बैंक के बोर्ड ने बैंक को 4 वर्ष के लिए इस कोष के अंतरिम मेजबान के रूप में कार्य करने की योजना को मंजूरी दी थी। इस कोष की स्थापना 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के दौरान की गई थी। विश्व बैंक निधि समन्वय और संसाधन आवंटन की देखरेख करता है। कौन? विश्व बैंक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिपोर्ट एवं सूचकांक। NLA पासपोर्ट सूचकांक जुलाई 2024 NLA और पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया। सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा। भारत जो है सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ 82वें स्थान पर रहा। अगला है विश्व के वनों की स्थिति 2024 रिपोर्ट FAO द्वारा जारी। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक वन क्षेत्र पर लगभग 4.1 बिलियन हेक्टेयर था। यह जो है भूमि क्षेत्र का 31% था। वन क्षेत्र वाले शीर्ष 5 देश रूसी संघ, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। रूसी संघ, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन इनमें जो है वैश्विक वन क्षेत्र का 54% है। 1990 से 2020 के बीच लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि उपयोग में परिवर्तित हो गए हैं। अगला है DPI पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट। 15 जुलाई को आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के G20 टास्क फोर्स द्वारा अंतिम डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई। टास्क फोर्स का नेतृत्व G20 शेरपा अमिताभ कांत द्वारा तथा इन्फोसिस के सह संस्थापक और अध्यक्ष तथा UPI के संस्थापक अध्यक्ष नंदन नीलगेड़ी द्वारा किया गया। DG इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट। यह DG इंडिया इंडेक्स 1 से 100 तक पैमाने पर 16 DG लक्ष्यों में हुई प्रगति का मूल्यांकन करता है। रिपोर्ट में भारत का यह DG स्कोर जो है 2020-21 में 66 अंक से सुधरकर 2023-24 में 71 अंक हो गया है। 2020-21 में 66 अंक से सुधरकर 2023-24 में 71 अंक हो गया है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यानी UNDESA द्वारा प्रकाशित किया गया। वर्ष 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब है, जो 2054 में 1.69 अरब तक पहुंच जाएगी। वर्ष 2023 में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है भारत बन चुका है। अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या 2080 के दशक के मध्य में लगभग 10.3 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो कि 2024 में 8.2 बिलियन है। रिपोर्ट के अनुसार चीन की जनसंख्या 2024 में 1.41 बिलियन है, जो 2054 में घटकर 1.21 बिलियन हो जाएगी। वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024 RBI ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक फी इंडेक्स जारी किया। मार्च 2024 के लिए इस सूचकांक का मूल्य है 64.2, जबकि मार्च 2023 में यह 60.1 था, जिसमें सभी उप सूचकांकों पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में वृद्धि देखी गई है। FE जो सूचकांक में सुधार मुख्य रूप से उपयोग आयाम के तहत देखा गया है, जो वित्तीय समावेशन की गहनता को दर्शाता है।
यह सूचकांक आरबीआई ने पहली बार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अगस्त 2021 में बिना किसी आधार वर्ष के प्रकाशित किया था। यह सूचकांक 97 संकेतकों पर आधारित है जो सेवाओं की पहुंच में आसानी, उपलब्धता और उपयोग तथा सेवाओं की गुणवत्ता पर आधारित है। अगला देखते हैं योजना एवं कार्यक्रम। राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन यानी डीएमएफ पोर्टल केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह पोर्टल उन्नत पारदर्शिता के साथ देश के 645 जिला खनिज फाउंडेशन का विवरण प्रदान करता है। 645 जिला खनिज फाउंडेशन का विवरण प्रदान करता है। GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना। रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। संपूर्णता अभियान। नीति आयोग द्वारा संपूर्णता नामक राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग द्वारा। इसका उद्देश्य 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों का 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों में 100% संतृप्ति प्राप्त करना है। स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा सहित विषयों पर केंद्रित यह व्यापक अभियान 4 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक संचालित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक संचालित किया जाएगा। अभियान के रूप में जिला और ब्लॉक अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सभी आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों में पहचाने गए 12 विषयों पर जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करेंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसको जो है नीति आयोग द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है निर्माण पोर्टल। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के लिए उत्कृष्ट पहल है। निर्माण का फुल फॉर्म है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। पोर्टल का उद्देश्य प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करना है। उन युवाओं के लिए है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है और जो SC, ST, महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित है। साथ ही जो कोल इंडिया लिमिटेड के 39 परिचालन जिलों में से किसी एक के स्थायी निवासी हैं। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा इसको जो है नई दिल्ली में शुरू किया गया। अगला है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल। सब पहल शहरी स्थानीय निकायों की मानसून चुनौतियों के लिए तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों की मानसून चुनौतियों की तैयारी को मजबूत करने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सब पहल की शुरुआत की गई है। ई सांख्यिकी पोर्टल 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया द्वारा इसको लॉन्च किया गया। योजनाकारों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम जनता को वास्तविक समय पर इनपुट प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। डेटा आदि का इनपुट जो इनको प्रदान किया जाएगा आसानी से। अगला है भुवन पंचायत एवं NDEM जियो पोर्टल का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भुवन पंचायत पोर्टल संस्करण 4.0 और राष्ट्रीय आपातकालीन डेटा प्रबंधन डेटाबेस NDEM संस्करण 5 लॉन्च किया। कहां पर? नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 पहलों का अनावरण। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन 3 पहलों का अनावरण किया गया है। पहला क्या है? आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए वर्चुअल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी NQAS मूल्यांकन। दूसरा है भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों यानी IPHS के अनुपालन की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड। तीसरा है खाद्य विक्रेताओं के लिए स्पॉट फूड लाइसेंस और पंजीकरण पहल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।